नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास एनसीईआरटी के क्लास की। तो जल्दी से पहले तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारा चैप्टर है 4 रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 8th क्लास के संपूर्ण नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं। चाहे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित हो सकते हैं, चाहे या अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखिएगा, रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणधर्म। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अंदर आपके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उसके गुणों में बदलाव, उसमें परिवर्तन आना ही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कैसे? कि जैसे कोई एक अणु है और कोई दूसरा अणु है, इन दोनों के मध्य जब अभिक्रिया करवाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों अणु क्या कहलाए जाते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। ध्यान रखना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसके बाद जैसे ही पूरा क्या बनता है? आपका उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। अरे, उत्पाद का अर्थ समझते हो? जैसे चाय बनाने के लिए चाय क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया की तरह तो है। चाय के अंदर हम क्या करते हैं? पहले दूध डालते हैं, दूध के बाद थोड़ा बहुत पानी भी मिला देते हैं, और कुछ ज़्यादा पानी वाले होते हैं वो और भी ज़्यादा पानी मिलाते हैं ना। तो वही चीज़ है, दूध डाला, दूध के बाद उसमें क्या डाला आपने? पानी डाल दिया। वो आपकी मर्जी पर है कि आप कैसी चाय पीते हो। उसके बाद आपने उसमें चाय शक्कर वगैरह वो डाल दी। तो वो चाय शक्कर वगैरह डाल रहे हैं दूध में, तो वो क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। अब आपको उत्पाद में रूप में क्या प्राप्त हुआ? चाय प्राप्त हुई। तो आपको ऐसे समझना है। तो अब आपके दिमाग में मेरे हिसाब से पूरा बैठ गया होगा। अरे बैठ गया, छप गया होगा। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास जो उत्पाद बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। तो अर्थात क्या हो गया कि एक से अधिक अभिकारक मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आएगी? चलो, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं लेता हूं यौगिक को। अब यौगिक है कि इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाता है, यानी एक अणु और दूसरा अणु। तो इस प्रकार ये बंध का टूटना। तो अब देखो, चाय तो टूटती है नहीं। अब इसकी जगह कौन सा उदाहरण सही बैठेगा कि अगर हम उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद को तोड़कर वापस वही बना सकते हैं, तो कैसे कैसे मानोगे? हैं? बताओ, ऐसा कौन सा उत्पाद है कि जिसको आपने अगर ऐसा किया, जैसे कौन सा मानोगे? बताओ कि आपने उसको बनाया और फिर वापस वो जुड़ गया। जैसे आप ऐसा मान लो कि एक जो पजल्स वाला बॉक्स है उसको आपने जोड़ा और तोड़ के वापस अलग कर दिया, तो उस प्रकार आप मान सकते हो। वहां पर रासायनिक अभिक्रिया लेना है, वो तो हम हाथों से कर रहे हैं, है ना। चलो, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहो, क्योंकि आपके नोट्स चल रहे हैं और अच्छे खासे नोट्स चल रहे हैं। तो देखिएगा, अब आ चुके हैं कि अगर जैसे कि हम बात करते हैं, इसी का उदाहरण ले रहे हैं तोड़ने का। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में सहायक है? जलाने में सहायक है। ध्यान रखना, कभी भी बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जला सकते हैं। अगर अग्नि चाहिए तो आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन के बगैर अग्नि नहीं जल सकती है। इसीलिए तो क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलते लैंप पर अगर हम हाथ रख देते हैं तो लैंप बुझ क्यों जाता है? लैंप की बत्ती जो जल रही है वो बुझ क्यों जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, जब ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं, और जैसे ही लैंप बुझा, क्या हुआ? लैंप बुझा तो वहां पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो गैस होगी, वो CO2 बाहर निकलेगी। कौन सी निकलेगी? CO2। क्यों? ऑक्सीजन के साथ वापस बाहर निकलेगी। तो कौन सी गैस हो जाएगी? वो CO2 गैस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? बिल्कुल। इसी प्रकार को आपको पूरी 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास सारे के सारे आपको एनसीईआरटी के नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बस शर्त यही है कि शेयर करते रहे, बस इतना तो आपका बनता ही है ना। देखो, अब बात करते हैं रंग परिवर्तन क्यों होता है। मेन चीज़ यही है कि हम गाइडों में पढ़ लेते हैं, परंतु वहाँ पर सीधा पढ़ते हैं, जिस वजह से हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। एनसीईआरटी बेस देखिए कितना अच्छी तरीके से बताया गया है। मैंने तो उसको शॉर्ट रूप में लिया है, परंतु पूरी किताब का जो निचोड़ है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
अब देखो रंग परिवर्तन। आपको पता है जब आप सेब का जो सेब होती है एप्पल, उसको काट देते हो तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा होता है? भूरा हो जाता है, होता है ना भूरा। ऐसे कई फल है और जिनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे बैंगन है, बैंगन को आप पानी में नहीं रखोगे तो बाहर रखोगे तो वो काले पड़ जाएंगे। तो ये सारे रंग परिवर्तन का खेल होता क्यों है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो सेव के अंदर क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। और लोहा होता है तो लोहा नमी के संपर्क में आने पर आपको पता है जंग का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सेव के अंदर लोहे की मात्रा होती है। इसलिए तो आपको पता है जिसमें खून की कमी होती है उसको कहा जाता है कि आप एप्पल खाओ, क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन की मात्रा होती है, अधिक होती है। तो इसलिए एप्पल खाने की सलाह दी जाती है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है, इसलिए आप उसको खाएं। अरे इतना ज़्यादा आयरन नहीं होता हमारी बॉडी में, उसकी लिमिट मात्रा होती है। ऐसा नहीं कि आप ढूंढने लग जाओगे हमारे अंदर लोहा कहाँ है, हमें पता क्यों नहीं चलता है। हमारे शरीर में लोहा होता है, सारे ऐसे बहुत से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। देखो अब बात करते हैं लोहे, लोहा प्लस ऑक्सीजन। अब देखो वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो सेब वायु के संपर्क में आएगा यानी नमी के संपर्क में आएगा, तो सीधी सी बात है आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, जिस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। चलो बड़ी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना कि चलो कारण बताओ कि सेब का कलर चेंज क्यों होता है, या कटे हुए सेब का कलर चेंज होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना उसके अंदर लोहे की मात्रा होती है सेब के अंदर, और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी और ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिस वजह से उसका कलर भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा। और किस ऑक्साइड का निर्माण करता है? आयरन ऑक्साइड। अरे साथ में दोहराते रहो, अगर दोहराओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको याद करवाऊं साथ साथ। चलो दोहराओ, किसका निर्माण होता है? आयरन ऑक्साइड का। चलो आगे चलते हैं। अब बात आता है उष्मा परिवर्तन। अच्छा क्वेश्चन है कि उष्मा परिवर्तन किस प्रकार होते हैं और उष्मा परिवर्तन होने का कारण क्या है। उष्मा यानी हीट का, हीट यानी गर्मी। तो वही है कि इसका परिवर्तन कैसे होता है। आपको पता है जब आप किसी बर्तन के, जैसे कि धूप में पड़ा है और उसको आप हाथ हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जलेगा। क्यों जलेगा? उसमें उष्मा का परिवर्तन हो रहा है। उष्मा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पर उष्मा परिवर्तन कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो नौसादार, सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नौसादार का फॉर्मूला बताओ, तो NH4Cl को नौसादार कहा जाता है। किसको? NH4Cl। फॉर्मूला या साथ में याद करते रहे, बोलो NH4Cl, NH4Cl, नौसादार Pl, कुछ नहीं। तो NH4Cl को क्या है? NH4Cl को पानी में डालने पर पानी ठंडा होना। अब देखो NH4Cl को अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें उष्मा का परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले गर्म थी, अब इसमें नौसादार डाल दिया और पानी ठंडा हो गया। इसका अर्थ सीधा है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किस रूप में हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है और किस तरह हो। चलो चलते हैं। चलो ये लो, हम आ चुके हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया की ओर। अच्छा खासा टॉपिक आपके सामने चल रहा है। पहली अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, है ना। तो देखो संयोजन सीधा सा अर्थ है कि संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी इसमें यही होगा कि जोड़ा जाएगा। ऐसा है नहीं तोड़ा जाएगा, अर्थ संयोजन है तो जोड़ा जाएगा, तो दो तत्वों को जोड़ेंगे। अब डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, वहाँ पर अभिक्रिया भी संतुलित होना चाहिए अगले वाले को। ऐसा नहीं है कि हम अगले वाले को ब्लड ग्रुप तो बी चाहिए और हम उसको ओ लगा रहे हैं, सॉरी ए बी लगा रहे हैं या और कुछ लगा रहे हैं, तो वैसा काम नहीं चलेगा। वहाँ पर अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। देखो संयोजन अभिक्रिया जैसे कि फेरस है, यहाँ पर Fe3 प्लस 2O2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लोहे का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोहे का ऑक्साइड। Fe3O4, O4 कैसे हुआ? ये देखो 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देखो संतुलित है, हाँ संतुलित है, 3 आयरन है और O4 है, तो इसको हम बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड। चलो चलते हैं दोस्तों आगे। अब आती है वियोजन या अपघटन। वियोजन का अर्थ तो सीधा पता है हमें कि वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना। ध्यान दे दीजिएगा कि क्लास को पूरी देखना है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो 8th क्लास के नोट्स है तो छोड़ो क्या पढ़े इनको, हम गाइडों में पढ़ लेंगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आजकल NCERT बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके जो सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखना इसके बाद जब
8th क्लास की हो जाएगी, 9th की भी हो जाएगी, 10th की करने के बाद एक साथ हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। और बाकी एक ऐसे हमारी मॉक टेस्ट चल रही है एनआर स्टडी वो ई लर्निंग पर, आपके राजस्थान जीके की चल रही है। कभी कभार उस पर करंट जीके की भी शुरू कर देते हैं। अभी बीच में उसमें हम भारत की इंडिया जीके भी वो भी शुरू करेंगे। चलो चलते हैं, वियोजन या अपघटन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वियोजन या अपघटन, ध्यान दीजिएगा, वियोजन या अपघटन। देखो चूने का पाउडर, आपने पढ़ा होगा चूने का पाउडर, भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो चूने का पाउडर क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बो ऑक्साइड है ना, तो CaCO3 ये क्या है, चूने का पाउडर है। देखो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पर CaO बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्यों, उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने की वजह से क्या हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और CaO बच जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये तो आपका विस्थापन, विस्थापन टूट ही तो रहा है, अगर तोड़ना है, वियोजन यानी तोड़ना, अपघटन यानी तोड़ना। तो देखो यहाँ अभिक्रिया टूट रही है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के माध्यम से CO2 बाहर निकल रही है। चलो आगे चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना। तो इसमें किसको विस्थापित करना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार किसको विस्थापित किया जाता है। तो बात कर रहे हैं फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, बात कर रहे हैं यहाँ पर फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट है, जैसे ही हमने अभिक्रिया की तो जो फेरस है, फेरस के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व का दूसरे तत्व पर विस्थापित करना। चलो भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि, तो हम चलते हैं आगे। चलो आ चुके हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक अच्छा सा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है आपका उपचयन। कौन सा चयन, किस चयन को करते हैं हम, उपचयन। क्या नाम है, उपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उपचयन। कौन सा चयन, उपचयन। चलो आगे चलते हैं। अब एक ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण जहाँ शब्द आया अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का समावेश होगा। हमेशा आप अभिक्रिया को पकड़ो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन तो चाहिए ही, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का तो समावेश होगा। अगर ऑक्सीजन आ रही है तो हाइड्रोजन जारी है, ऑक्सीजन आ रही है हाइड्रोजन जारी है, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। ध्यान रखना, मैंने बताया था। तो देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, CuO, ठीक है। अब बात करते हैं मेथेन। तो CH4 मेथेन होता है, तो इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों उपलब्ध हो जाएंगे, जहां हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब बात आते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होगा, वो था उपचयन। ये अपचयन में आ जाओ हाइड्रोजन साहब, आ जाओ ऑक्सीजन निकल जा, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन निकल जा, तो देखिएगा CuO प्लस H2। तो यहाँ पर देखा क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O, जल बन जाएगा। ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन गया, जल बन गया। और हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन, तो HCl, तो HCl में यहाँ पर देखो H जुड़ गया और यहाँ पर भी H जुड़ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि HCl, तो HCl हमारे आमाशय के अंदर विश्व का या संसार का सबसे खतरनाक अम्ल पाया जाता जो है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ये हमारे हाथ पर पड़ जाए तो हमारे हाथ में छेद कर सकता है, और ये पाया जाता है हमारे आमाशय के अंदर। ध्यान रखना, हमारे आमाशय के अंदर इतने खतरनाक अम्ल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, जो कठोर खाने लायक जो ऐसे कुछ होते हैं जिनको तोड़ने का काम करता है आमाशय का जी ये अम्ल। चलो समझ में तो आ रहा होगा और आना भी चाहिए। चलो बढ़ चुके हैं हम उदासीकरण अभिक्रिया की ओर। तो हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं उदासीकरण अभिक्रिया की। तो देखो उदासीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल तथा सार मिलकर जल तथा लवण बनाते हैं। अम्ल तथा सार मिलकर जल तथा लवण बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे अम्ल है आपका HCl और सारक है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल है, और सारक है आपका NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना देगा, यहाँ पर लवण बना देगा NaCl, लवण जिसको हम नमक बोलते हैं, NaCl लवण बना देगा, और साथ में बना देगा आपका जल। क्या बना देगा, जल, और मुक्त क्या हो जाएगी, ऊष्मा यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी।
तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। यानी एक में तो ऊष्मा ग्रहण की जाती है और एक में ऊष्मा छोड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये था आज का आपका पाठ पूरा का पूरा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको सारी क्लासें अटेंड करनी है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अरे देर किस बात की लगा रहे हो, क्यों क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? पसंद तो आनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त क्लास चल रही है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी आपकी। आपको लगेगा कि वास्तव में हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। आपको पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार 7th 8th 9th 10th के नोट्स उपलब्ध नहीं होंगे, चाहे आप ढूंढ लीजिएगा। ये केवल इसी पर मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए मैं खुद मेहनत करता हूँ कि नहीं आपको अच्छा कुछ दिया जाए, जो कि आपके गाइडों में ना मिले, वो एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको बताया जाए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो होती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको केवल 6 से लेकर 10 तक की पूरी किताबें छान लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर ही पूरी की पूरी जो आजकल के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो ध्यान में रखना जरूरी। चलो, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।